हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार वीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और मैं हर बार की तरह पुनः एक बार आप सभी के समक्ष बहुत ही उपयोगी सामग्री, परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो। और आज की जो सामग्री है, जैसा कि हम लोग हर समय यह प्रयास करते हैं कि जिस टॉपिक को पढ़ा जाए, जिस सामग्री को पढ़ा जाए, वो इस रूप में पढ़ा जाए जिससे पीटी, मेन या इंटरव्यू या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हों। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण, चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार सरकार का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो, वैसे तो भारत ही कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जिनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, होल इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि पर आधारित है। ऐसा ही एक प्रांत है अपना बिहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से झारखंड इस प्रांत से अलग हुआ, सेपरेट हुआ, तब से बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही बन गया। इसलिए कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मैदान का प्रतिशत सबसे अधिक है और लगभग यहाँ 95% मैदान है। यहाँ के भू संरचना में, लैंड फॉर्म में अप्रॉक्स 95% यहाँ प्लेन है, मैदान है। और मैदान में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होता है। जिस तरह पठारी प्रदेश, प्लेट्यू वाले एरिया में, चट्टानी एरिया में पठारी प्रदेश, जैसे हमारा झारखंड पठारी प्रदेश है, प्लेट्यू वाला एरिया है, या ऐसा कहें कि अपना इंडिया का जो साउथ इंडिया है या साउदर्न पार्ट है, वो प्लेट्यू वाला एरिया है। और प्लेट्यू वाला एरिया के इकोनॉमी का जो मेन बेस होता है वो मिनरल्स होता है, और प्लेन वाला जो एरिया होता है उसके इकोनॉमी का जो मेन बेस होता है वो एग्रीकल्चर होता है। हैंस अनडाउटेबली द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ आवर स्टेट मीन्स बिहार obviously is agriculture, and our Bihar is 100% agriculture based economy state, as we all know। और बिहार गवर्नमेंट द्वारा यहाँ के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि के विकास को हर समय प्राथमिकता दी जाती रही है, और इसके फलाफल भी अच्छे निकले हैं। जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, अभी तक अपने बिहार की सरकार को कृषि विकास के लिए 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। तो बिहार अन्य मामले में जरूर पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता है, जो आंकड़े बताते हैं, जैसे शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में। एजुकेशन एंड हेल्थ का कंडीशन अनडाउटेबली यहाँ वीक है, ये माना जाएगा, इसलिए कि आंकड़े बताते हैं, डेटाज बताते हैं। बट एग्रीकल्चर में हमारा प्रांत भारत का इनफैक्ट रोल मॉडल है। कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी शुरुआत एग्रीकल्चर के सेक्टर में बिहार में ही हुआ। जैसे होल इंडिया में बिहार पहला स्टेट है जिसने कृषि कैबिनेट, एग्रीकल्चर कैबिनेट को गठित किया। कई बार यह प्रश्न भी आ चुके हैं कि एग्रीकल्चर कैबिनेट को बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन है, तो अपना बिहार ही है। दूसरा, जलवायु के अनुकूल खेती की योजना, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एग्रीकल्चर को प्लान करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन है, अनडाउटेबली ये अपना बिहार ही है। तो अन्य मामलों में हम लोग कमज़ोर हैं, ये हमारी कुछ स्थिति ही ऐसी है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे हैं। और ख़ास करके वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने कृषि विकास के लिए सराहनीय कार्य किए, किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सराहनीय कार्य किए। और इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा अभी तक 3 कृषि रोड मैप
को पूर्ण किया जा चुका है और तीनों कृषि रोड मैप में हमारी सफलता रही, हम सफल हुए और इस सफलता से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने वर्तमान में चतुर्थ कृषि रोड मैप की घोषणा कर दी है, जिनमें से पीटी, मेंस या किसी भी टाइप के एग्जाम्स होंगे तो प्रश्न आने ही आने हैं। जैसा कि आप बराबर देखते हैं, खासकर बीपीएससी वगैरह के लिए सब स्पेशलाइज टॉपिक होता है कमीशन लेवल के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, और स्टेट के अनदर एग्जाम्स के लिए भी होता है। जैसे अभी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है या अनदर जैसे दारोगा का एग्ज़ाम होता है, सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सब के लिए तो है ही, लेकिन बीपीएससी के लिए इसका इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो 3 कृषि रोड मैप के सफल संचालन के पश्चात बिहार सरकार द्वारा हाल ही में चतुर्थ कृषि रोड मैप की घोषणा की गई। तो चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। अब देखिए कि इसका परिचय देखें कि बिहार में 3 कृषि रोड मैप के सफल संचालन के पश्चात सरकार द्वारा चतुर्थ रोड मैप की घोषणा की गई, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगी। यहाँ हमारा एक सवाल रहेगा, 5 वर्षों के लिए कृषि रोड मैप की घोषणा की जाती है सरकार द्वारा, और चतुर्थ रोड मैप का क्या कार्यकाल होगा, क्या पीरियड होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक बिहार के 4th कृषि रोड मैप का पीरियड होगा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सूबा, सूबा मीन्स स्टेट, प्रांत, और यह जो नाम पड़ा प्रांतों का, यह मुगल प्रशासन की देन है। मुगल प्रशासन में प्रांत को सूबा कहा जाता था और बिहार भी मुगल प्रशासन का दिन एक सूबा था। तो सूबा में कृषि के सर्वांगीण विकास बाय द ऑल साइड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सभी कॉर्नर से एग्रीकल्चर को डेवलप करना और साथ साथ किसानों की आमदनी, इनकम को बढ़ाना, जो बहुत जरूरी है। और ऐसा हुआ है, हमारे बिहार की सरकार इस मायने में केंद्र की सरकार से भी आगे बढ़ी है, जब मानना होगा। आंकड़े बताते हैं, हम लोग तो राजनीति कर नहीं सकते, हम लोग तो शिक्षक हैं, आप सभी छात्र छात्राएं हैं, तो हम लोग को राजनीतिक दाव पे तो मतलब तो है नहीं। जो वास्तविकता है वो है, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में हमारा स्टेट पिछड़ा है, ये हम मानते हैं, बट डेटाज बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई मायने में आगे होते हैं। कभी कभी तो बिहार का जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो नेशनल ग्रोथ रेट को भी एक्सीड कर जाता है जी। इसीलिए ये गर्व का विषय है कि हमारी जो सरकार है वह एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने पर काफ़ी ध्यान दे रही है। और 4th एग्रीकल्चर रोड मैप का जो एम है वो है एग्रीकल्चर को बाय द ऑल साइड डेवलप करना और किसानों के, फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करना एम है। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रांत की सरकार द्वारा 1.62 लाख, ये डिजिटल क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव भी लिखने में आपको काम करेगा, कि इन 5 वर्षों के दौरान गवर्नमेंट ने जो एक कृषि रोड मैप मतलब क्या हुआ, एक लार्ज स्केल का प्रोग्राम जिसको 5 साल तक इम्प्लीमेंट करके जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव किया जाएगा। तो भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स बनेंगे, उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में धन खर्च होगा। तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएंगे कि 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के दौरान सभी प्रोग्राम्स को फुलफिल करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने फंड अलॉट किए हैं। तो आपके सामने है कि अकॉर्डिंग टू डेटा इन 5 साल में इस
रोड मैप के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टोटली 1.62 लाख करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित है। इतना खर्च किया जाएगा। इसके बाद चतुर्थ कृषि रोड मैप के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 12 विभागों को शामिल किया गया है। भाई ये कंबाइंड वर्क है, कोऑपरेटिव वर्क है। एग्रीकल्चर को डेवलप करना, अब जैसे मान लिया जाए कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट डिफरेंट रिसर्च करते हैं और उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन है और डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से ही फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप को कंप्लीट किया जाएगा। ये सवाल भी हमारे सामने आएंगे कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप को कंप्लीट करने के लिए कितने डिपार्टमेंट को कंबाइन किया गया है। तो आपके सामने है ये 12 डिपार्टमेंट इसमें कंबाइंड होंगे, जिनमें नोडल डिपार्टमेंट या प्राइम डिपार्टमेंट या चीफ डिपार्टमेंट होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजिंग डिपार्टमेंट, बिहार सरकार का। तो सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए 12 विभागों को यूनाइट किया गया है। ये विभागों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, संयुक्त जिम्मेवारी होगी कि सभी मिलकर के इस प्रोग्राम को वर्कआउट करें और इसको सफल बनाएं। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जिम्मेवारी जो होगी वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पास, जो आगामी 5 वर्षों में लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्य करेंगे। तो 12 डिपार्टमेंट कंबाइंड हैं, बट मेन रोल में, मेन भूमिका में या सेंट्रल रोल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग होंगे। और इस रोड मैप के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स को रखे गए हैं जिनके थ्रू एम को कंप्लीट किया जाएगा। और इन सभी प्रोग्राम में 3 मुख्य हैं जिनके द्वारा हम रोड मैप के मेन एम को या मेन प्रोग्राम्स को समझ सकते हैं। वैसे तो प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन 3 हैं जिनसे हमारा ऑब्जेक्टिव और मेन सभी में हमारा सवाल लिखाएगा और जिससे हमारी समझ पूरी हो जाएगी ताकि रोड मैप के तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे। इनमें 3 मुख्य चीज़ों पर बल दिया गया है, जिनमें सबसे पहला है आधुनिक कृषि को बढ़ावा, मॉडर्न एग्रीकल्चर, नेचुरल। आज के समय में आपको याद होगा एक प्रश्न बराबर आते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि 60 के डेकेड के पहले, यानी बिफोर 3rd 5-year प्लान, 1960 के दशक के पहले तक हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ट्रेडिशनल मोड में था, परंपरागत रूप से पुराने तरीके से खेती की जाती थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी 3य पंचवर्षीय योजना 3rd 5-year प्लान बुरी तरह से फेलियर हो गई और बहुत सारे कारण थे। 1962 में इंडो चाइना वार हो गया, 1965 में इंडो पाक वार हो गया। इंडियन इकोनॉमी भाई अभी 1947 में आज़ाद हुए थे। लगभग 200 वर्षों की गुलामी में अंग्रेज़ों ने इंडियन इकोनॉमी को खोखला कर दिया था, जर्जर कर दिया था। और 1947 में आज़ाद हुए, किसी तरह से प्लान करके अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ा ही रहे थे कि 60 के डेकेड में 60 के दशक में ऐसा धक्का लगा। 60 के दशक का मतलब 1960 से 1970 के बीच 10 वर्षों का काल, ऐसा धक्का लगा कि इंडियन इकोनॉमी तो चरमरा ही गया। जैसे 60 के दशक में पहला इंटरनेशनल वार हुआ हमारा चाइना के साथ 1962 में, पाकिस्तान के साथ भी पहला वार 1965 में इसी के डेकेड में हुआ। प्लस पढ़ते हैं इसी डेकेड में 66-67 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो चरमरा ही गई। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई एग्रीकल्चर को अब रैपिड डेवलप करना होगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी।
इनफैक्ट एग्रीकल्चर इज एक्सिस अनडाउटेडली। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में मेनली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर खुद आता है, और जब समझिएगा, पढ़िएगा या पढ़े होइएगा तो जरूर फील किए होइएगा कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको भी एग्रीकल्चर ही चलाता है, और टर्शियरी सेक्टर को भी एग्रीकल्चर ही चलाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे कंट्री की इकोनॉमी में है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही रिलेट करते हैं। हैंस वी से दैट आवर इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। अनडाउटेबली एग्रीकल्चर इज एक्सिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने पर यही ध्यान दिया गया 60 के डेकेड में। इसी को कहा जाता है हरित क्रांति। और अब तो हमारे भारत में द्वितीय हरित क्रांति शुरू हो गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन सेकेंड, और उसका सेंटर बिहार को ही बनाया गया है। और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाने पर और खासकर जैविक खेती पर, बायो फार्मिंग पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो हमारे कृषि रोड मैप में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके तहत कृषि के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न तरह से जोताई, कोड़ाई, ये सीड का विकास, ये फसल की कटाई, फसल की थ्रेसिंग, सब मॉडर्न तरीका से तो किया ही जाएगा। साथ विपणन, उत्पादों के विपणन, यह भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। विपणन का अभाव। विपणन का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं मार्केटिंग। इसका सरल अर्थ है, मार्केटिंग का सरल अर्थ है उत्पाद को ऐसा बाजार मिले ताकि कृषकों को उनके उत्पाद का, प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसी को कहते हैं विपणन सुविधा, मार्केटिंग फैसिलिटी। और हमारे इंडिया में ही और हमारे बिहार में भी किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है, यानी उचित बाजार नहीं मिलता है। तो कई बार किसान घाटे में चले जाते हैं। तो किसान के उत्पाद को उचित मूल्य मिले, इसके लिए उनको विपणन सुविधा उपलब्ध कराना और ब्रांडिंग। भाई हर स्टेट अपने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड के तहत बेचता है, तो भाई ज़्यादा लाभ होता है ना, उसको ब्रांड मिलना चाहिए। तो भाई हमारे बिहार के प्रोडक्ट को क्यों नहीं, हमारा बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड है। और हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू में ही अपने पहले कार्यकाल में ही कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि भारत के हर थाली में बिहार का एक न एक व्यंजन हो, और ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है। क्योंकि अन्य मामलों में हम लोग थोड़े से पिछड़े हैं, आलोचना कर दी जाती है, लेकिन इस मायने में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं अनडाउटेबली। तो अपने प्रोडक्ट को, बिहार के प्रोडक्ट को, किसानों के प्रोडक्ट को ऐसा मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उनको उनके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग पर कार्य करना ताकि उनकी पहचान बने। तो कृषि रोड मैप के तहत मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने पर बल दिया गया है। विपणन, मार्केटिंग फैसिलिटी एंड ब्रांडिंग फैसिलिटी के लिए ध्यान दिया जाएगा, और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हाई क्वालिटी का सीड होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो मार्केटिंग फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाए, ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाए, उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी के सीड पर ध्यान दिया जाए, और मोटे अनाजों की खेती, कोर्स सेरेल्स, मोटे अनाजों की खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और साथ साथ फसल अवशेष के प्रबंधन एक बड़ी समस्या होती है। फसल अवशेष को कैसे मैनेज किया जाए ताकि उससे पॉल्यूशन न फैले। अभी अभी हम लोग पढ़ते हैं पंजाब, हरियाणा वगैरह में पराली का मामला, तो पराली को हम लोग पुआल कहते हैं, वो फसल अवशेष है। जैसे धान गेहूं की बाली को जब काट लेते हैं तो प्लांट का जो रेस्ट पोर्शन होता है वो पराली, या हम लोग यहाँ पुआल कहलाता है। और उसको अगर आप खेत में ही जलाते हैं तो कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्या के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। तो फसल के जो अवशेष हैं, जो रेसिड्यू हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए ताकि विदाउट एनी पॉल्यूशन
मृदा का स्वास्थ्य, मिट्टी का हेल्थ बढ़िया रहे और पर्यावरण का भी हेल्थ बढ़िया रहे, क्योंकि पर्यावरण कुशल होगा तो ही खेती बढ़िया से हो सकती है और बढ़िया से जीवन यापन हो सकता है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने, प्रोडक्ट के मार्केटिंग पर ध्यान देने, ब्रांडिंग पर ध्यान देने, हाई क्वालिटी के सीड को डेवलप करने और फसल अवशेष प्रोडक्ट रेसिड्यू को अच्छे से मैनेज करने पर विशेष बल दिया जाएगा। ये पहला योजना है, कार्य योजना है। इसके बाद टिश्यू कल्चर पर आधारित पौधों के उत्पादन पर बल। टिश्यू कल्चर हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कायिक प्रवर्धन, आप सभी पढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे के बॉडी के किसी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है और बॉडी के किसी पार्ट से या टिश्यू से नया प्लांट डेवलप करना टिश्यू कल्चर कहलाता है और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तहत टिश्यू कल्चर पर आधारित नए नए पौधों का विकास करना, नए नए प्रजाति के पौधों का विकास करना जिनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जिनकी आयु भी अधिक होती है और जिनमें स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु अधिक होती है, जिनमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कई प्रकार के लाभ ये देते हैं। टिश्यू कल्चर के थ्रू जो डेवलप प्लांट हैं वो कई दृष्टिकोण से लाभकारी होते हैं। जैसे हम इसमें इसके तहत रांची स्थित IFP एक इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए टिश्यू कल्चर के लिए IFP के सहयोग से टिश्यू कल्चर पौधशाला की स्थापना पर बल दिया जाएगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा पौधों का टिश्यू कल्चर हो। इसमें मुख्य रूप से बांस, काला शीशम, सागवान, महोगनी, यूकेलिप्टस आदि जैसे प्रजातियों के पौधों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये सब बड़े व्यावसायिक किस्म के पौधे होते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। आप जानते हैं कि भारत सरकार के कार्यक्रम सामाजिक वानिकी भी है, सोशल फॉरेस्ट्री भी है, जिसमें इस तरह से फॉरेस्ट को डेवलप करना कि एग्रीकल्चर से जो बेनिफिट मिले तो मिले ही मिले, फॉरेस्ट से भी बेनिफिट मिले और किसानों की इनकम बढ़े और पर्यावरण शुद्ध हो। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू बांस, काला शीशम, सागवान, महोगनी, यूकेलिप्टस आदि जैसे प्रजातियों के पौधों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक किसान जीविका दीदी के सहयोग से पौधशाला की स्थापना कर सकेंगे। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वो चाहें, जीविका दीदी तो बिहार के लिए बहुत सारा काम कर रही है, तो उनके सहयोग से आप पौधशाला कार्य को स्थापित कर सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखें, जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अभी अपने बिहार में ऐसा नहीं है कि टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट को डेवलप करने का प्रोग्राम केवल 4th एग्रीकल्चर रोड मैप नहीं लाया गया है। इनफैक्ट ये कार्य हमारे बिहार में पहले से हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये सीमित स्तर पर हो रहा है, अब इनको बृहद स्तर पर किया जाए। भाई सीमित स्तर पर किसी कार्य को करने से यदि हमको सफलता मिली है तो हम इसको लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अपने बिहार में पहले से ही चतुर्थ कृषि रोड मैप के लागू होने के पहले से ही अपने बिहार में आप देख सकते हैं बोर्ड पर, भागलपुर तथा अररिया में टिश्यू कल्चर तकनीक से बांस के पौधे का उत्पादन किया जा रहा है बहुत पहले से, और इसमें सफलता मिली। तो हम लोगों ने या प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेट ऑफ बिहार का जो बिहार की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में टिश्यू कल्चर के थ्रू पौधे को डेवलप करने पर स्पेशल फोर्स किया है, स्पेशल बल दिया है। और अपने बिहार में इससे पहले से ही भागलपुर अररिया के क्षेत्र में टिश्यू कल्चर से विकास हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत एक मेन प्रोग्राम है टिश्यू कल्चर आधारित पौधों को उत्पादन पर बल, एक प्रोग्राम है आधुनिक कृषि को बढ़ावा, और एक मेन प्रोग्राम है 5 साल में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य।
जो पर्यावरण और एग्रीकल्चर दोनों के डेवलपमेंट का आधार है। डायरेक्ट जितने पेड़ लगेंगे उतने ही पर्यावरण शुद्ध होगा, उतनी ही अच्छी बारिश समय पर होगी, तो फसल तो लहलहाएंगे ही, धरती तो हरी भरी हो ही जाएगी। तो बड़ा कंबाइंड प्रोग्राम एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सभी को बड़ी बारीकी से, बड़ी तकनीकी से, बड़ी कुशलता से तैयार किया गया है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप का एक मेन प्रोग्राम है 5 साल में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य और आगामी 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक वन भूमि जो नेचुरल फॉरेस्ट लैंड है सहित प्राकृतिक वनों के बाहर जो नेचुरल फॉरेस्ट लैंड के बाहर का जो एरिया है उसमें 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। और बहुत सारे पौधे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके तहत फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया और फॉरेस्ट लैंड से बाहर वाले एरिया में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया कि अपना बिहार इंडिया का पहला स्टेट है जिसने जलवायु के अनुकूल एग्रीकल्चर को डेवलप करने पर ध्यान दिया है। तो इसके तहत भी जलवायु के अनुकूल बरगद, पीपल, जलवायु के अनुकूल ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है और हर जगह के क्लाइमेट में अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इस योजना के तहत जलवायु के अनुकूल बरगद, पीपल, जामुन, बांस, बबूल, नीम, आंवला, अमलतास आदि जैसी प्रजातियों के पौधों को डेवलप करने पर ध्यान दिया गया है। तो ये तीसरा मुख्य योजना है इसके तहत। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 3 मुख्य कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना, टिश्यू कल्चर आधारित पौधों के उत्पादन पर बल देना और 5 साल में अधिक से अधिक पेड़ लगाना। वैसे इसके तहत एक और ध्यान रखेंगे, इस रोड मैप के तहत प्राकृतिक वन भूमि पर, नेचुरल फॉरेस्ट लैंड पर 350 लाख पौधे, 350 लाख पौधों, ये डिजिट याद रखें, 350 लाख पौधों का रोपण 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण। हम सभी जानते हैं कि मृदा में जब जल की कमी होती है तो जीव जंतु के अलावा जितने भी प्लांट हैं सभी मरते हैं और मृदा जल संरक्षण बहुत जरूरी है। इसीलिए 4th रोड मैप में 350 लाख पौधे लगाने के अलावा 1 लाख हेक्टेयर पर मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर क्षमता का गार्डन ट्रेंच, गड्ढा जहां पानी को बढ़िया से स्टोर करके यूज किया जा सके के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो समझिए कि सूखे के समय में सिंचाई बड़ी आसानी से हो जाएगी, जल का प्रबंधन कुशल ढंग से हो जाएगा। तो एक तीर से कई निशान है, एग्रीकल्चर तो डेवलप होंगे ही, इन्वायरमेंट भी हमारा क्लीन रहेगा और साथ साथ अपनी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, अपना जेब भी भरेगा और बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी समीक्षा में कि बिहार सरकार द्वारा बड़ी कुशलता से, बड़ी बारीकी से तैयार की गई चतुर्थ कृषि रोड मैप है, जिसके सफलता से बिहार में पर्यावरण, कृषि के साथ साथ आर्थिक विकास निश्चित है। तो और इसके बाद अभी तक ऑब्जेक्टिव के व्यू से कि हम लोगों ने पढ़ा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू हुआ है और इससे पहले 3 कृषि रोड मैप हो चुका है। पहला 2008 में, दूसरा 2012 में और तीसरा 2017 में। लेकिन सबसे प्राइम हमारा चतुर्थ कृषि रोड मैप है और मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फिर इसी प्रकार के एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को लेकर के मैं प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।